आवाज आ रही है कमलेश मेरी? आवाज आ रही है? ओके ठीक है, तो आज हम एक कृमि रोग करके है, अगर ये जो अजय कुमार वाली बुक है ना, इसकी इंडेक्स आप खोलेंगे तो एक उपसर्गजन्य व्याधियां लिखा हुआ है लास्ट में, एकदम इंडेक्स के लास्ट में उपसर्गजन्य व्याधियां मिल रहा है क्या? अंकित, आपके पास कौन सी बुक है? अजय कुमार शर्मा वाली है क्या? मैम कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मिल रहा है तो यही मैं पढ़ा देती हूँ पहले जो मिल रहा है। मानसिक रोगी पढ़ा देती हूँ। उन्माद, अपस्माद, मद, मूर्छा, संन्यास, और इंडेक्स में पेज नंबर 12 जो दिया हुआ है वहां पे आपको दिख रहा है इंडेक्स का पेज नंबर 12। यस मैम। एक मिनट। देखो उन्माद अपस्मार आप लोग खोलिए, ये उन्माद अपस्मार ये वही है चरक वाला जो हमने पढ़ा है। आप अगर वो वाला ही यहाँ पे लिख देंगे कोई अलग बात नहीं है, वही सारी चीजें यहाँ पे भी बताई हुई है, ऐसा कुछ खास यहाँ अलग नहीं बताया कि जो वहाँ पे नहीं हमने पढ़ा है। मैम ये मिल गई है उपसर्गजन्य व्याधियां। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उन्माद ही निकाल लो। मेरे को पीडीएफ में उन्माद पहले मिल गया तो वही पढ़ा देती हूँ। देखो उन्माद और अपस्मार की संप्राप्ति जो है यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सेम ही दे रखी है, कुछ अलग अंतर खास किया नहीं है, लेकिन जब हमने चरक में पढ़ा था तो देखो उन्माद में मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि बुद्धि विभ्रंश हो जाता है, ठीक है, बुद्धि नाश हो जाती है वो पेशेंट की। और जो अपस्मार है वहां पे वो जैसे एपिलेप्सी होती है, जैसे दौरे टाइप पड़ते हैं पागलों के जैसे, कुछ उस टाइप की हमें वहां पे अपस्मार में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये उन्माद का, इसका जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि 8 मानसिक भावों की, चारक में हमने 9 पढ़े हैं, वो यहाँ पे 8 बोले हैं, तो आप 8 या 9 दोनों से कुछ भी याद रख सकते हैं कि इन मेन 8 चीजों का जब विभ्रंश हो जाए, ये जब 8 भाव मेन दूषित होते हैं तब जाके एक व्याधि होती है जिसका नाम होता है उन्माद, ठीक है। तो ये क्या 8 भाव हैं? मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार, ये सारी चीजें, ये 8 जब मानसिक भाव दूषित हो जाते हैं, जब ये 8 मानसिक भाव विभ्रंश हो जाते हैं, तब एक व्याधि उत्पन्न होती है इनके
विभ्रंश से, जिसका नाम होता है उन्माद, ठीक है, बुद्धि विभ्रंश भी इसको कहते हैं। उसके अलावा ये रेफरेंस दिए हुए कहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स को। परिभाषा में यही दिया हुआ है कि आचार्य चरक ने मन, बुद्धि, संज्ञा, स्मृति, भक्तिशील चेष्टा, इन 8 मानसिक भावों के विभ्रंश को उन्माद बोला है। इसमें मेन क्या है कि शारीरिक और मानसिक दोष, शारीरिक और मानसिक दोष क्या है, दूषित हो जाते हैं और मन को विभ्रम करते हैं। रुको एक सेकंड, इसके ना आहार विहार इन्होंने मतलब ये जो सॉरी इसके जो निदान है, इन्होंने क्या कहा है कि हम ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं कि जो विरुद्ध आहार है, मतलब उष्ण और शीत एक साथ खा रहे हैं। कोई ऐसे दो गुणों का सेवन एक साथ करें जो एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे दुग्ध और मछली, इसको नहीं कभी खाना चाहिए, दुग्ध और अम्ल पदार्थ है, ठीक है। ऐसे इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए। माक्षिक प्लस घृत, माक्षिक ना मधु का पर्याय होता है, ठीक है, तो माक्षिक और घृत को भी कभी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें। दुष्ट आहार का सेवन कर लेंगे, जैसे धतूरे का बीज अति मात्रा में सेवन कर लिया, मध का अति मात्रा में सेवन कर लिया। असुचि भोजन मतलब अपवित्र भोजन खा लिया, भूत पिचास वाला कुछ, ठीक है। विहार जन में विकृत चेष्टाएं कर रहे हैं, विकृत तरीके से घूम रहे हैं, वही सारे आप चरक वाले ही लिख दीजिए, इसमें कोई यहाँ पे पूरा ब्लर हो रखा है, ये चरक वाले यहाँ पे चलेंगे। व्यवहार जन्य में क्या है कि गुरु देवता और जो भी बड़े पुरुष होते हैं जिनका हमें आदर करना चाहिए, उनका अनादर कर रहे हैं। किसी तरीके का मन में आघात पहुंच गया है कि बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, मेंटल लेवल पे बहुत कुछ ट्रॉमा वगैरह हो गया इस तरीके का, ठीक है। उसके अलावा कि एकदम से कोई शॉक लग गया है, और ये सारी इन्होंने यहाँ पे इसके दे रखे, ठीक है। इसकी संप्राप्ति यहाँ पे रोग निदान में इन्होंने उन्माद और अपस्मार की संप्राप्ति सेम ही बोली है लगभग, बस यहाँ पे मनोविभ्रम बोल दिया, वहां पे ये लोग आवृत कह देते हैं, और कुछ खास अलग नहीं है। देखो इसमें क्या है, निदानों का सेवन करेंगे, शारीरिक और मानसिक दोष दोनों का प्रकोप यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। इसकी वजह से ये जैसे ही दोष प्रकोपित होते हैं, डायरेक्टली ये जाके अपना घर बना के बैठते हैं हृदय में, ठीक है। हृदय मस्तिष्क एक ही माना जाता है आयुर्वेद में, तो हृदय में अपना स्थान बनाएंगे। हृदय में मेन है हमारी मनोभाव और संज्ञावाही स्रोतस, जो कि हमारे मेंटल फंक्शन से रिलेटेड रहती है, नर्वस सिस्टम को सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं। तो सीधे मनोभाव और संज्ञावाही स्रोतस की ये दुष्टि करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, मन का यहाँ पे विभ्रम हो जाएगा, और जिस वजह से उन्माद रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी इजी संप्राप्ति रहती है। अब वही है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोष शारीरिक मानसिक दोनों प्रकोपित हो रहे हैं, दोष मन प्रकोपित हो रहा है, या मनोभाव स्रोतस की व्याधि, ठीक है। अधिष्ठान मैम मनोवय और संज्ञावय आपने क्या बताया था? मनोवय संज्ञावय सेम ही है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है ये दोनों, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये। हृदय का जो फंक्शन है वो नर्वस से रिलेटेड भी मानते हैं ना आयुर्वेद में, तो इस वजह से संज्ञावय मनोवय स्रोतस के लिए बोला हुआ है। अधिष्ठान वही है, हृदय में जाके ये बैठ जाते हैं, स्रोतस है मनो, और व्याधि का स्वभाव है दारुण है कि बहुत ही एक होती है मृदु। हेलो हाँ अंकित बताओ। हाँ बताओ। ये इसमें खा वेगुण, इसका मतलब क्या था? ख वैगुण्य का मतलब होता है कि किसी तरीके का कुछ एनाटॉमिकल, देखो मैं ये एक्चुअली मैंने बताया भी था फर्स्ट वाली उसमें, मैं दिखा देती हूँ एक बार दोबारा। देखो कुछ क्या है कि ये स्रोतस है ना, तो स्रोतस ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे कोई दोष है तो वो नॉर्मली ढूंढेगा। हमारी बॉडी में ना एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी भी दोष प्रकोप होते हैं ना, तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ये प्रकोपित दोषों को घर मिल सके। जब भी हमारी बॉडी में कभी भी दोष प्रकोपित होते हैं, तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे इन्हें घर मिल सके, और ये वहां पे अपना अड्डा जमा के बैठ जाए, और फिर वहां से ये पूरी बॉडी अलग तरीके की सिम्टम्स बीमारी करवाएं। तो क्या होता है, नॉर्मल ये कंडीशन है, अभी दोष प्रकोपित है, इसको कुछ कहीं पे डिफॉर्मिटी, किसी तरीके का एनाटॉमिकल दिक्कत इसको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली घूम रहा है स्रोतसों में, लेकिन इसको दिखेगा, जैसे ये स्रोतस है, हल्का सा यहाँ पे कुछ इसको दिखेगा कि एनाटॉमिकल दिक्कत है, तो ये क्या करेगा, सीधे आके यहाँ पे भर जाएगा, और यहाँ पे दोष जो है यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और यहाँ से फिर वो व्याधि करवाना चालू करते हैं। तो ख वैगुण्य का मतलब होता है कि किसी तरीके की एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, या किसी तरीके का एनाटॉमिकल स्लाइट सा भी चेंज रहेगा ना, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे अगर स्लाइटली भी कुछ अलग रहेगा, तो तुरंत वहां पे दोष आके भर के बैठ जाते हैं, कि अटैक करके बैठ जाते हैं।
आप ऐसे समझो कि जैसे चोर है, तो चोर किसी के घर में चोरी करने आएगा, अब वो देखेगा अगर की हाईटेक सिक्योरिटी है तो वो चोरी करने से पहले सोचेगा एक बारी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि भैया दरवाजा यहाँ पे लटका पड़ा है, आराम से 1 लाख मारेंगे तो टूट जाएगा, तो वो ऑब्वियसली अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे ही दोषों का भी केस है कि ख वैगुण्य का मतलब है कि बिल्कुल एकदम हालत खराब है कि जरा सा भी कुछ कर दिया से खत्म हो जाएगी चीज। तो वही है यहाँ पे कि अगर नॉर्मल स्रोतस रहता मतलब हाईटेक सिक्योरिटी है, दोष कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ख वैगुण्य मतलब उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे टूटा हुआ सा कुछ दरवाजा टाइप है, तो 1 लाख मारने में ये टूट जाएगा हम और हम इस घर पे कब्जा कर सकते हैं। तो ख वैगुण्य का मतलब होता है किसी तरीके की एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी जहाँ पे दोष बैठ सके और इजीली वहां से सब कुछ ऑपरेट करवा सके, ऐसा। समझ आ गया? अंकित, हेलो अंकित, समझ में आ गया क्या? चला गया। ओके, तो देखो, अब ये संप्राप्ति घटक नॉर्मल है, इसमें कुछ खतरनाक नहीं है। व्याधि दो तरीके की होती है, एक होती है मृदु, एक होती है दारुण। दारुण का मतलब जो बहुत प्राणघातक हो, तो ये जो है ये भी एक तरीके से प्राणघातक है। अग्नि का यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और विकृत अग्नि होती है, ये तो हम समझ ही सकते हैं क्योंकि दोष तीनों ही यहाँ प्रकोपित है, सभी कुछ दोषों का एकदम प्रकोप चला है। या तो ये असाध्य रहेगी या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू क्योर रहती है। उसके अलावा देखो चरक के अकॉर्डिंग क्या है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज और आगंतुज उन्माद और भूतोन्माद, इस तरीके से है। उसी के अलावा निज और आगंतुज में भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो हम चरक वाले ही देख लेंगे, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और जो दिए हुए, तो पूर्व रूप भी हमने वहां पे इसके पढ़े हुए थे कि नेत्रों में व्याकुलता होती है, कानों में ऐसे शब्द सुनाई देते हैं कि जो नहीं भी बोले जा रहे हो। ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यूअसली एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ खाना वाना नहीं पच रहा है। ठीक है, और चित्त विभ्रंश रहता है, मन कहीं नहीं लग रहा है। ये सारी नॉर्मल सी बातें कि भ्रांत से सपने दिख रहे हैं, बुरी चीजें दिख रही हैं सपनों में, ये सारी बातें। सामान्य लक्षण तो हम आगे ही पढ़ लेंगे तीनों के अलग अलग। अच्छा, वातज उन्माद सभी के लिए इन्होंने अलग अलग दिया, इसका कुछ नहीं है। वातज में वही बात वाले सारे लक्षण लिख देंगे, रूख, स्तनपान, शीत है, अल्प है, वमन, विरेचन, ये सब कॉमन है। संप्राप्ति आपको सबकी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन है, बहुत है। अब वातज उन्माद क्या होता है, बेकारण हंसना, रोना, नृत्य करना, गायन, ये सारी चीजें। ठीक है, बिना संबंध की बातें करना, विकृत चेष्टाएं करना कि जैसे काम नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं। उसके अलावा मुख से झाग आना, ये सब भी बातें। ठीक है, अंग कमजोर हो जाना, ये तो नॉर्मल है। अब पित्तज में क्या है, पित्तज को भाई पित्त बढ़ाने वाले, अजीर्ण है फिर भी खाना खाए जा रहे हैं, कटु अम्ल रस का अधिक सेवन करें, बहुत उष्ण खा रहे हैं, विदाही अन्न का सेवन कर रहे हैं। ये संप्राप्ति सिर्फ एक कॉमन ध्यान रखनी, ये नहीं याद रखनी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी सहन नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी नग्न हो जाना कि हाँ बहुत गर्मी लग रही है, सबके साथ मार पिटाई करते हैं ये। ठीक है, शरीर बहुत ही उष्ण रहता है, क्रोध करते हैं, ये सारी इसकी बातें हैं। ठीक है, कफज में क्या है, कफ प्रकोपक आहार विहार से सारा आपको लिख देना है, वही चीजें लिखी, अत्यधिक आहार सेवन, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, ये सब। इसके लक्षण मेन है कि बिल्कुल मौन बैठा रहता है, कुछ चेष्टाएं नहीं करेगा, बहुत कम बोलेगा, खाने की इच्छा नहीं है, उल्टी कर रहा है, वमन हो रहा है। ठीक है, हमेशा उसको अकेले रहने की इच्छा रहती है। और ये स्त्री लिखा हुआ है ना, स्त्री, डिजायर फॉर फीमेल्स, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे रिलेट करना है कि कफ ना सॉर्ट ऑफ शुक्र धातु से रिलेट किया जाता है, तो कफ बढ़ रहा है तो शुक्र धातु भी बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये स्त्री लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बुद्धि की अल्पता है, उष्ण पदार्थों की अभिलाषा, रात्रि में उन्माद का प्रकोप, ये सब। ठीक है, रात्रि के प्रथम पहर में। उसके अलावा सन्निपातज में तीनों का मिक्स दिखेगा और ये असाध्य की कंडीशन रहती है। अब मानस में हमें देखना नहीं है, एक रहता है आगंतुज, यहाँ पे देखते हैं कि दिया है नहीं। वैसे आगंतुज को ही भूतोन्माद भी कहते हैं, तो भूतोन्माद अपने आप में ये एक अलग चीज है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भूतोन्माद आगंतुज को आप छोड़ दीजिएगा, अगर आ गया तो आप चरक वाला लिखाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है आपको बाकी ध्यान रखना है, चरक वाला ये ध्यान रखिए, उन्माद अपस्मार, वरना फिर कंफ्यूज होंगे। तो उन्माद हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अपस्मार। एक मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
मैम ये सन्निपातज उन्माद तो इसको तो याद करना है ना। हाँ, सन्निपातज में आप तीनों के सबके मिक्स के लिखेंगे। भूतोन्माद भी आप ध्यान रखिए, आगंतुज हमने चरक में पढ़ा था ना, वो ही लिखाइए। आप नहीं भी लिख के आओगे तो फिर छोड़ देना, आगंतुज को आप ये लिख देना किसी भी एक्सटर्नल कारण के कारण वजह से हो रहा है कि गुरुजनों ने श्राप दे दिया, चोट लग गई, ये सब लिख देना। और उसके बाद लिख देना कि आगंतुज को ही भूतोन्माद भी कहते हैं। कभी भी भूतोन्माद अकेले पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अब आता है अपस्मार, ये एपिलेप्सी होता है, इसमें मिर्गी के दौरे वगैरह पेशेंट्स को पड़ते हैं, ठीक है। ये भी बहुत चरक वाला ही हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे वहां पे तो 8 भावों का नाश मेनली होता है उन्माद में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एपिलेप्सी और इसको स्मृति नाश से भी रिलेट करा जाता है कि मेमोरी लॉस हो गया, इससे भी रिलेट कराते हैं। तो उन्माद रोग में बुद्धि का पूर्ण विनाश ना होकर केवल बुद्धि का विभ्रम हो जाता है। और देखो, बल्कि अपस्मार में क्या होता है, बुद्धि का पूर्ण नाश हो जाता है, अर्थात रोगी वेग के समय पूर्णतः संज्ञाहीन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको मेमोरी लॉस वगैरह भी कहते हैं कि स्मृति का नाश यहाँ पे कंप्लीटली हो जा रहा है। वहां पे क्या है कि स्मृति का नाश नहीं हो रहा है कंप्लीटली, बस बुद्धि विभ्रम हो रही है, वो थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल ही वो भूल जा रहा है कि कौन है हम, उसके क्या लगते हैं, कुछ उसको अपने रिलेशन वगैरह कुछ याद नहीं रहता, इस तरीके से। और एपिलेप्सी वगैरह मिर्गी के दौरे से इसको रिलेट करते हैं। इससे क्या है कि वही आप उन्माद वाले लिख दीजिए, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है कि अहितकर आहार का सेवन, अशुद्ध खा रहे हैं, विरुद्ध खा रहे हैं, मलिन आहार का सेवन कर रहे हैं कि वही पीयूषित अत्यधिक सेवन करें, पीयूषित अन्न का अत्यधिक, पीयूषित का होता है बासी अन्न, ठीक है, बासी खाना। आहार के जो नियम बताए हुए अष्ट आहार विधि, विशेषायतन वगैरह, वो सब कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। विहार जन्य निदान, अब विहार में क्या कर रहे हैं कि वेगों का धारण कर रहे हैं, विरुद्ध चेष्टाएं कर रहे, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन नहीं कर रहे, ऋतुस्वला स्त्री के साथ संभोग करना, ये सारी बातें, सद्व्रत का पालन नहीं कर रहे, मंत्र तंत्र आदि प्रयोग में गलतियां कर रहे हैं, मानसिक में वही चिंता का, काम क्रोध शोक, ये सब। इंद्रियार्थ निदान, ये सब इंद्रियों का हीन मिथ्यात्व योग हो गया, सत्व गुण कमजोर हो गया है। अब संप्राप्ति इसकी ऐसी चल रही है कि निदानों का सेवन करेंगे, ये क्या लिखा है इसे छोड़ो, निदानों का सेवन करेंगे सीधे मानसिक शारीरिक दोषों का प्रकोप होगा। ये भी जाके कहाँ स्थान संचय करेंगे, ये भी हृदय में स्थान संचय करेंगे, जिस तरीके से उन्माद में हृदय में स्थान संचय हुआ, ठीक है। ये भी मनोवश संज्ञावाही शोधक को ब्लॉक करेंगे, सेम चीज वहां उसमें भी चलती है, उन्माद में भी। यहाँ पे जो मेन चीज आती है कि यहाँ पे कंप्लीटली स्मृति का विनाश हो जाता है, वहां पे क्या होता है, मन का विभ्रम हो जाता है, मन भटक जाता है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली मेमोरी लॉस का इन्होंने कह दिया कि मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ रहे हैं, पेशेंट बिल्कुल भूल जा रहा है। तो इस तरीके से अपस्मार रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे स्मृति का नाश है, वहां पे मन का विभ्रम है, बस एक स्टेप अलग है, ठीक है। अब देखो, संप्राप्ति घटक वही, दोष तो मानसिक शारीरिक सारे लिख देना, दूष्य में लिख देना कि मन यहाँ पे दूषित हो रहा है, श्रोतस में मनोवही संज्ञावाही लिख देना, अधिष्ठान अगेन हृदय लिख देना, और और साध्यता में भी वही लिखेंगे आप, कृत साध्य और असाध्य रहता है। ये व्याधि भी दारुण व्याधि होती है, ठीक है, प्राण घातक ये होती है। अब चरक में 4 तरीके के बोले हुए हैं, ये वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। पूर्व रूप इसका वही है, ये कल हमने पढ़ा था कि निरंतर भ्रू का विक्षेप की लगातार आईब्रोज का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, नेत्रों में विकृति हो रही है, जो शब्द नहीं है वो भी सुनाई दे रहे हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, ये उन्माद जैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हृदय में जकड़ाहट हो रही है, ठीक है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भोजन के प्रति द्वेष का मतलब खाने की इच्छा नहीं है, बेहोशी हो रही है, कमजोरी हो रही है, सपने में मद, नाचना, कांपना, गिरना आदि, ये सारी चीजें नॉर्मल, कुछ खास नहीं, सामान्य लक्षण नहीं, हम सबके ये पढ़ते हैं। वातज अपस्मार में क्या होगा, कंप होगा, ठीक है, कांपेगा वो पेशेंट, दांतों को खिटखिटाएगा, ये झाग आएगा यहाँ पे भी, ठीक है,
श्वास की गति में उसकी वृद्धि हो जाएगी, और सभी कुछ उसको रफ, अरुण और कृष्ण, मतलब ब्लैक सा कुछ और रेडिश ब्राउन टाइप और सब कुछ खुरदुरा उसको प्रतीत होने लगे। पित्तज अपस्मार में क्या होता है कि पीत वर्ण का फेन उद्गम होता है, येलोविश कलर का कुछ झाग सा उसके मुंह से निकलेगा, पूरी बॉडी उसकी पीली पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उसको और बहुत उसको उष्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, उष्णता, बहुत गर्मी वगैरह लगेगी। कफज वाले में क्या है कि श्वेत वर्ण का फेन निकलेगा उसके मुंह से, श्वेत झाग। शरीर, मुख, नेत्र, ये सब श्वेत वर्ण का हो जाएगा, शरीर शीतल रहेगा, ठीक है, शरीर उसका भारी रहेगा और अपस्मार का वेग देर तक रहता है। पित्तज अपस्मार और कफज सॉरी वातज और पित्तज अपस्मार में ये रहता है कि जल्दी से ही वेग तक इसका वेग रहता है पेशेंट को। सन्निपातज में आप तीनों के मिक्स लिख दीजिएगा। उसके अलावा बस ये इतना ही है कि अपस्मार और उन्माद में देखो डिफरेंस बताया हुआ है कि अपस्मार में क्या है, बुद्धि या स्मृति का नाश अथवा हानि होती है। यहाँ पे क्या है कि उन्माद में विभ्रम होता है, थोड़ी टाइम के लिए अपनी देखो यहाँ पे है कि बिल्कुल ही नाश हो गया, खत्म हो गई है उसकी मेमोरी, कुछ उसको याद नहीं है। और उन्माद में क्या रहता है कि उसकी विभ्रम हो जाता है, थोड़ा बहुत याद रहता है लेकिन वो भटक जाता है, ऐसा कुछ। यहाँ पे जो अपस्मार का रोगी है वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एपिलेप्सी के जब दौरे पड़ते हैं तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, लेकिन उन्माद में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो हरकतें करता है, प्रलाप करता है, शोर हल्ला गुल्ला इस टाइप की हरकतें, ठीक है। अपस्मार में क्या है, वेग उत्पन्न होता है, उन्माद का कोई वेग नहीं आता है, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वातज 12 दिन, पित्तज 15 दिन और कफज 1 माह के अंतराल में वेग आते रहते हैं, ये रहता है। इसमें क्या है, कोई ऐसा वेग नहीं है, कंटिन्यूअसली या तो चलती रहेगी या होगी नहीं, ऐसा चलता है उन्माद का केस, ठीक है। अब अपस्मार मूर्छा में ये अंतर बताते हैं कि मूर्छा का मतलब सिंपल फेंट होना है, ठीक है। अपस्मार में फेंट हो रहा है, प्लस मेन जो डिफरेंस आता है वो फेन उद्गम रहता है कि मुंह से झाग निकलता है, लेकिन नॉर्मली कोई बेहोश होगा तो मुंह से झाग नहीं निकलता है, बाकी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है कि वातज अपस्मार का वही कि 12 दिनों में वेग आता रहता है, पित्तज वाले का 15 और कफज वाले का 1 महीने में आता है। एक दोषित चीज हमेशा ही साध्य होती है, सन्निपातज हमेशा असाध्य रहती है, और अगर एक दोषज को भी हम लंबे टाइम से खींचते आ रहे हैं नेग्लेक्ट करते हुए तो वो भी असाध्य बन जाती है, ठीक है। ये इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, अब एक ये भी आपके सिलेबस में, यहाँ तक कुछ पूछना है क्या? नहीं मैम। अब एक ये आता है अतत्वाभिनिवेश, ठीक है। ये एक्चुअली ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि वो जो सही चीज है उसको वो गलत लग रही होती है, और जो गलत है उसको वो सही लग रही होती है, और वो हमेशा अपनी जिद पे अड़ा रहता है। तो इस तरीके का ये डिसऑर्डर रहता है। इसमें देखो क्या है, पढ़ते हैं। अब इसके भी वही सारे, एक्चुअली आप सारे मनोभर शोतस में ना सेम ही लिख के आ सकते हैं कि ये बुरा खाना खा लिया, शुद्ध खाना खा लिया है, वेगों का धारण कर लिया है, तीनों के मिक्स लिखा है। अब वात पित्त कफ तीनों के इन्वॉल्वमेंट से इन्होंने माना है, ठीक है। तो मलिन, अपवित्र, अपथ्य आहार खा लिया है, वेगों का धारण कर लिया है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, मतलब ये अपोजिट गुणों वाली चीजें साथ में खा ली हैं। मन शोभ उत्पन्न हो रहा है कि मन में एक किसी तरीके का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसकी संप्राप्ति कैसे चलती है कि जैसे ही हम लोग निदानों का सेवन करेंगे तो क्या होगा, वात पित्त का सारे और जो रजतम है वो सब कुछ प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको नहीं देखना है, आप सीधे लिखिए इसको, निदान का सेवन शारीरिक प्लस मानसिक दोष प्रकोपित, ठीक है। जैसे ही वो प्रकोपित होंगे तो यहाँ सीधे जाके स्थान संश्रय करेंगे, हृदय में स्थान संश्रय, ठीक है। वहां जाके मनोबल संज्ञा स्रोतस को ब्लॉक, बुद्धि का विभ्रम हो जाएगा। यहाँ पे भी मनुष्य देखो नित्य और अनित्य के विचार में शून्य हो जाता है, मतलब जो सच है और जो गलत है उसको वो कुछ जान नहीं पाता है, बुद्धि उसकी विभ्रम हो जाती है, तो सीधे बुद्धि विभ्रम हो जाएगी और यहाँ पे फिर इसको ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? मैम निदानों के सेवन के बाद क्या था?
निदानों के सेवन से शारीरिक और मानसिक दोषों का प्रकोप। ओके मैम। फिर लिखो हृदय में स्थान संचय का मतलब होता है कि वो वहां जाके अपना घर बना के बैठ जाते हैं। हृदय में स्थान संचय, फिर वहां से क्या यस करेंगे, मैम। मनोवही संज्ञावाही स्रोतस ब्लॉक, बुद्धि विभ्रम और फिर रोग उत्पन्न। लिख लिया? यस मैम। ठीक है। अब इसका संप्राप्ति घटक अगेन तीन सारे दोष लिखने बाद पे कफ रजतम, अगेन दूष्य में आप मन लिख दो, बुद्धि लिख दो, स्मृति लिख दो, इस पूरे स्रोतस का। हर एक स्रोतस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये दूष्य आप लोग कॉमन याद रखना और स्रोतस तो जो स्रोतस के अंदर आ रही है वो रहेगी। ठीक है, अब देखो बोला हुआ है स्रोतस वही, मनोवही, संज्ञा वही। यहाँ पे स्रोतस दृष्टि आप मत ध्यान रखो कैसी है, और ये व्याधि भी चिरकारी रहती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिजीज है, चिरकारी मतलब लॉन्ग टर्म। लक्षण कैसे दिखेंगे, विषम बुद्धि रहेगी, गलत बुद्धि रहती है। ठीक है, रोगी नित्य को अनित्य, नित्य का मतलब रहता है कि जो नित्य को आप समझो कि कुछ बिल्कुल जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगी वो नित्य। और नित्य का एक्चुअली अलग अलग मतलब होता है, एक तो ये रहता है कि वो कभी खत्म नहीं होगी, दूसरा ये रहता है कि डेली यूज के लिए भी। तो या तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लो या सीधे ये समझ लो कि जो सही है उसको वो जो पेशेंट है वो गलत मानेगा, और जो गलत है वो उसको वो चीज सही मानता है और हमेशा अपनी बात का ही हट करता रहता है। तो ये इस पेशेंट में हमको जो लक्षण है वो नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं। इसके एज सच कोई भेद वगैरह कुछ नहीं होते, बस ये इतनी सी डिजीज रहती है। यहाँ पे बुद्धि जो है वो बुद्धि का विभ्रम हो जाता है, पेशेंट सब गलत गलत चीज को सही, सही को गलत, ऐसे सब करने लगते हैं। ठीक है, तो ये रहता है हमारा। फिर इसके बाद हेलो। हाँ अंकित, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बॉस ये पूछो संप्राप्ति घटक में सब लिखने होंगे ये? नहीं नहीं, संप्राप्ति घटक में आप 5 चीजें लिखाइए जो आपको याद है। देखो, एक तो दोष लिखाना, दूष्य लिखाना, उसके अलावा स्रोतस लिख के आ जाना, अधिष्ठान लिखाना कि मेनली वो जो दोष है किस पे अटैक करें। जैसे यहाँ पे अधिष्ठान है हृदय, तो हृदय में जा रहे हैं तो आप अधिष्ठान लिखाना, प्लस एक लास्ट में पॉइंट डाल देना साध्यता असाध्यता, कि वो इजीली ट्रीट हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, ये लिख देना। मैम ये हृदय को मस्तिष्क कैसे मान लेते हैं? ये हृदय मस्तिष्क मन इन सबका स्थान एक ही माना है इन्होंने आयुर्वेद, इस वजह से। ओके। और कहीं पे अगर आपको अग्नि को भी आप रिलेट कर पाए तो अग्नि भी आप लिख दीजिएगा संप्राप्ति घटक में, तो 6 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमें पता है यहाँ पे दोष प्रकोपित हो रहे हैं, तो अग्नि ऑब्वियसली विषम अग्नि हो जाएगी, अग्नि खराब हो जाएगी, तो आप लिख दीजिएगा कि विषम अग्नि भी यहाँ पे दीजिए। तो एक और आपका संप्राप्ति घटक में पॉइंट आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मद रोग तो अल्कोहलिज्म है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता है। मूर्छा, हाँ ये अच्छा सॉरी, ये मद, मुझे लगा अल्कोहलिज्म वाला है, मद मूर्छा संन्यास है। ओके, ये मद मूर्छा संन्यास मैं वहां से बताती हूँ आपको, चरक वाले से, जो मैंने विधि शोणित अध्याय में बताया था। 1 मिनट रुक जाओ, इसकी फोटो भेज रही हूँ मैं, वहां से बताती हूँ। मद मूर्छा संन्यास तीनों का सेम है, फिर आपको यहाँ से इतना बड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा, रुक जाओ।
ओके, तो इसको ये देखिए, मदमूर्छा संन्यास, ये तीनों के लिए सब कुछ कॉमन रहता है, ठीक है। जो हमने वहाँ पे विधि शोणित अध्याय में पढ़ा था वही सब यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। निदान सभी के सेम है, जैसे मैंने कहा पूरे मनोभव स्रोतस में सेम लिख दीजिए। उन्माद, अपस्माद और ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब सारे मनोभव स्रोतस में सेम लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे भी वही चलेगा, मदमूर्छा संन्यास तीनों के लिए सेम चलेगा कि मलिन अहितकर आहार का सेवन कर लेंगे, विरुद्धासन कर रहे हैं कि जो नहीं मतलब उल्ट अपोजिट गुणों वाली चीजें साथ में, ठीक है। वेगों का धारण है, शिरो अभिघात, किसी तरीके की हेड में मैम आपकी इंजरी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो अंकित, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो अब देखो, मदमूर्छा संन्यास के लिए मैं ये कह रही थी कि जितने भी मनोवही स्रोतस की व्याधियां हैं ना, उन सभी में आप सेम निदान लिख दीजिएगा कि जैसे मलिन और अहितकर आहार का सेवन, विरुद्धासन, वेग धारण, शिरो अभिघात हो गया, ठीक है, सिर में इंजरी हो गई है, गुरु देवता अब बड़ों का अनादर कर दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, काम वासना है, दुख है, भय, क्रोध आदि, ये सारे कॉमन है, सब जगह लिख दीजिएगा, सब जगह सेम छाप दीजिए, चल जाए। अब संप्राप्ति भी सब जगह सेम चलेगी कि रज और मोह और निदानों का सेवन किया, सारे दोष प्रकोपित हो गए, सारे दोष प्रकोपित हो गए, हृदय में जाके स्थान संचय किया, वहां पे जाके क्या है ये रक्तवाही संज्ञावाही स्रोतस को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, या आप मनोवाही संज्ञावाही कर दीजिए। रक्तवाही यहाँ पे दिया हुआ था चरक में, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ था ये, आप मनोवाही संज्ञावाही कर दीजिएगा और सीधे लिख दीजिए कि मदमूर्छा संन्यास यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। सबका यहाँ पे बहुत ही इजी संप्राप्ति है मनोवाही मैम स्रोतस में। आवाज बार बार कट हो रही है। अभी आ रही है क्या? हेलो, कट रही है? अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो, अभी नहीं आ रही आवाज? अभी आ रही है क्या? अभी भी कट रही है? कमलेश, अभी आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, मैम बार बार ब्रेक हो जाती है। ठीक है, चलो मैं ये बता रही थी कि जब अब कटेगी तो फिर आप बता देना, ठीक है। मैं ये बता रही थी कि ये जितनी भी संप्राप्ति है ना, मनोवय स्रोतस का ये बात ठीक रहती है कि हमें सारे जगह निदान सेम छाप देना, एक्चुअली सभी जगह हम ये कर सकते हैं, बट संप्राप्ति सारे अलग अलग स्रोतसों में थोड़ी बहुत तो चेंज हो जाती है, बट मनोवय स्रोतस में आप सभी जगह सेम संप्राप्ति छाप दीजिए, लास्ट का पॉइंट बस अलग कर दीजिए कि ये रोग उत्पन्न हो गया और काम बन जाएगा आपका, कि रज और तम, शारीरिक दोष, मानसिक दोष, सबके सब आ गए। उन्होंने क्या किया, आते ही उन्होंने हृदय में स्थान संचय किया, फिर वहां पे स्रोतसों को ब्लॉक किया, मनोवही संज्ञा वही, और फिर डायरेक्टली उन्होंने मदमूर्छा संन्यास या जो कुछ भी रोग है वो उत्पन्न कर दिए। जैसे यहाँ पे अगर हम मद की बात करें तो मद रोग उत्पन्न, ऐसे सब जगह सेम संप्राप्ति छाप दीजिए, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। अब मद के भेद और लक्षण, तो मद के भेद चार हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो जो मेन है यहाँ पे वातिक मतलब वातज जो मद होता है, इसका मेन लक्षण ये है कि जो वातज मद का पेशेंट रहेगा वो रुक रुक कर बोलेगा, अस्पष्ट बोलेगा, अधिक बोलेगा, शीघ्रता पूर्व बोलेगा और वचन बोलेगा, ठीक है। ये सारी बातें कि बहुत तेज तेज बोलेगा, स्पष्ट क्लियरली नहीं बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, रुक रुक के बोलेगा, ये सब। और जो पित्तज मद का पेशेंट होगा वो बहुत क्रोध में रहेगा, बहुत कठोर वचन बोलेगा। और कफज मद का जो पेशेंट रहता है वो बिना संबंध के वचन बोलता है, ये बात यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखने जैसी है। बिना संबंध के मतलब वही मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे किसी की शोक सभा में गया है वो, और वहां जाके कह रहा है कि डीजे बजाओ या पार्टी कराओ, इस तरीके की फालतू की बातें कर रहा है कि जिसका कोई संबंध नहीं है, वो बात। सन्निपातज में तीनों हमें लिख देने हैं, प्लस हमें जो मेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये सन्निपातज है यहाँ पे
मद विकार जैसा, मतलब ये जो अल्कोहलिज्म होता है ना, मद विकार मतलब अल्कोहलिज्म। तो जिस तरीके से अल्कोहलिज्म का पेशेंट एकदम कुछ उसको होश नहीं रहता है, तो उसी तरीके का कुछ अगर कोई सन्निपातज मद का पेशेंट है तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो ये सन्निपातज मद है ये बहुत शीघ्र उत्पन्न होकर शीघ्र इसका नाश हो जाता है। और बोला है फिर आचार्य चरक ने कहा था कि वात पित्त कफ इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता ही है मद रोग में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक मिनट, एक तो ये होता है, इसके बाद स्रोतस, फिर आप वो देखो मैंने आपको निदान बताए, मैंने आपको संप्राप्ति बताई, मैंने आपको भेद बताया, ठीक है, मैंने लक्षण भी बता दिए वहां पे। अब इसके बाद ये जो बचता है वो बचता है कि ये साध्यता, साध्यता के बारे में तो वही है, मद रोग साध्य व्याधि है, लेकिन अगर सन्निपातज मद है तो वो कृच्च साध्य, डिफिकल्ट टू क्योर होता है, ठीक है। और मद का उपद्रव होता है मूर्छा, ये मद मूर्छा संन्यास ना तीनों एक लाइन से चलता है, पहले मद होता है उसके कॉम्प्लिकेशन स्वरूप मूर्छा हो जाती है, फिर मूर्छा के कॉम्प्लिकेशन स्वरूप संन्यास यानी कि कोमा की स्टेज आती है। तो मद का जो उपद्रव है वो मूर्छा है। मूर्छा के भेद और लक्षण के बारे में ये हमें बताते हैं कि वातज मूर्छा, अब यहाँ पे हम मूर्छा की बात करें, मूर्छा मतलब फेंट हो गया पेशेंट, मद मतलब कि फेंट होने से पहले की जो थोड़ी स्टेज रहती है वो की अंधेरा सा छा रहा है आंखों के सामने, इस टाइप का कुछ, यहाँ पे कंप्लीटली बेहोश हो रहा है वो, तो ये भी सेम चलेगा, निदान आप सेम लिखेंगे, संप्राप्ति आप सेम बनाएंगे। अब यहाँ पे भेद आएंगे इसके, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मदज और विषज, इतने सारे 7 टाइप्स के यहाँ पे बता रखे हैं। वातज में मेन क्या है, आकाश जब वो बेहोश होगा तो उस पेशेंट को नीला, काला, अरुण वर्ण का, अरुण मतलब थोड़ा रेडिश ब्राउन सा शेड, ठीक है, वर्ण का शीघ्र दिखता है, ठीक है, उसको आकाश कैसा दिखता है, नीला, काला, अरुण वर्ण का दिखता है, प्लस ये जो वातज मूर्छा का पेशेंट है ये शीघ्र ही पुनः होश में आ जाता है। और पित्तज मूर्छा का जो पेशेंट है इसको आकाश लाल, हरा, पीले वर्ण का दिखेगा, इसकी नेत्रों के सामने अंधकार छा जाता है एकदम से। और जो कफज मूर्छा है, कफज मूर्छा जिस पेशेंट को आएगी उसको आकाश ऐसा दिखेगा बेहोश होते हुए कि पूरा बादलों से घिरा हुआ है, अंधेरा है चारों तरफ, बहुत ज्यादा आकाश में मेघ भरे हुए, और वो देर से भी बहुत होश में आता है कफज मूर्छा वाला। प्लस जब ये होश में आता है तो इसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसको किसी ने गीले कपड़े पहना रखे हो, ऐसा इसको फील होता है, ठीक है। फिर सन्निपातज मूर्छा में जिस तरीके से अपस्मार का वेग आता है उसी तरीके से यहाँ पे आता है एपिलेप्सी के वेग के जैसे। रक्तज मूर्छा में क्या होता है कि ब्लड की स्मेल से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, रक्त की गंध सूंघ के, आप ऐसे लिखेंगे, रक्त की गंध से जिन लोगों को मूर्छा आ जाती है तो वो रक्तज मूर्छा है। फिर मधज मूर्छा मतलब अल्कोहल पीने से, और होश में लोग तब आ जाते हैं जब अल्कोहल इनकी डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, मद जब इनका डाइजेस्ट हो जाए तो ये होश में आ जाते हैं। विषज का मतलब है कि किसी तरीके का विष उन्होंने ग्रहण कर लिया है तो उस वजह से इनको बेहोशी आ गई है, ठीक है। और पॉइजन कितना इफेक्टिव है उसके अलावा उसके हिसाब से यहाँ पे लक्षण दिखते हैं कि कितनी उल्टी उल्टी हो रही है, ये सारे पॉइजन के हिसाब से चलता है। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो रहता है साध्यता, साध्यता क्या है कि ये कृच्च साध्य रहता है, असाध्य रहता है, और उपद्रव होता है इसका संन्यास, ठीक है, संन्यास मतलब कॉमा की स्टेज, यहाँ पे कॉमा की स्टेज में कुछ नहीं लिखना है, निदान में लिख दीजिएगा सेम, संप्राप्ति में सेम लिख दीजिएगा, भेद इसके कुछ नहीं होते, सीधे इसके लक्षण दिखेंगे। तो रोगी मृत समान हो जाता है, कॉमा में कैसे पड़ा रहता है पेशेंट, कुछ होश नहीं है उसको, तुरंत चिकित्सा न की जाए तो पेशेंट मर जाता है, ये होता है संन्यास रोग के बारे में, ठीक है। तो ये मदमूर्छा संन्यास वैसे अकेले में नहीं पूछता है कभी भी, शायद तीनों साथ में ही पूछेगा, या आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज में किस हिसाब से पूछता है, तीनों साथ में ही पूछेगा, शायद 10-15 नंबर में जितने में भी पूछेगा, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे 6 डिजीज देखी, अब मैं आपको बताऊं तो और जो है हमारे मनोवश स्रोतस में, एक सेकेंड, वो एक तो अनिद्रा है, एक विषाद है, एक मिनट रुको।
ये मनोभवी स्रोतस अपस्मार उन्माद हाँ, एक ये विषाद है, अनिद्रा है। अनिद्रा और विषाद बचा हुआ, ठीक है। विषाद का मतलब डिप्रेशन होता है, अनिद्रा का मतलब कि नींद का नाम है। ये डिजीज कभी पूछी नहीं गई है आज तक, लेकिन स्टिल कोई भरोसा नहीं है तो पूछ भी सकता है, तो हम एक बार देख लेते हैं एक बारी को। एक मिनट। अंकित, आपके पास कौन सी बुक है रोग निदान की? यही है क्या, अजय कुमार शर्मा? अजय अजय कुमार शर्मा है। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। अच्छा, आप चैट में लिख दीजिए, अजय कुमार शर्मा ही है क्या? हाँ ओके ओके, ठीक है फिर तो। अब आप यहाँ पे निकाल दीजिए, अनिद्रा टॉपिक निकालिए अपनी अपनी बुक में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अनिद्रा मतलब इंसोम्निया का पेशेंट है, और नींद बेसिकली आती है कफ की वजह से, ठीक है। तो नींद नहीं आ रही है तो मतलब कफ कम हो गया है, बाकी के दोष बढ़ गए हैं। क्या क्या बढ़ गया होगा? वात का प्रकोप हो गया है, पित्त का प्रकोप हो गया है। मन संताप का मतलब कि टेम्परेचर राइज हो गया, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज का कारण तो पित्त का प्रकोप ही होता है। और धातु क्षय यहाँ पे दिया हुआ है, तो वात का प्रकोप है तो ऑब्वियसली धातु क्षय तो होगा ही। और अभिघात मतलब किसी तरीके की इंजरी वगैरह हो गई हो तो उसमें भी नींद नहीं आ रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लक्षण इसमें क्या क्या आ जाएंगे कि अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही, आलस आ रहा है, अंग गौरव है, शरीर बहुत भारी लग रहा है, नेत्र दाह है, आंखों में जलन है, अरति मतलब बेचैनी हो रही है, अरति मतलब बेचैनी होता है, ठीक है। शुद्धानाश मतलब भूख नहीं लग रही है, शिरशूल हो गया है, सर दर्द होने लग रहा है। ये सारी बातें, इसमें कुछ खास नहीं है। इसी के जस्ट आगे दिया हुआ है विषाद रोग, डिप्रेशन। यहाँ पे कॉमन से है कि सबको पता है कुछ स्ट्रेस किस वजह से, डिप्रेशन किस वजह से, फिर भी कि बाल्यावस्था में माता पिता की मृत्यु हो गई हो, पुरुष सदैव नकारात्मक सोचता हो, ठीक है, गंभीर व्याधियां हो जैसे हृदय रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज का एक टाइप, ठीक है। वंशानुगत कारण मतलब कुछ जेनेटिकल रीजन है उसके। रोगी की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं का अभाव, सामाजिक सहयोग का अभाव, शारीरिक संबंधों का अभाव, ये सब फालतू की बातें सबको पता है। इसके मेन लक्षण क्या है? किसी कार्य में रुचि नहीं लगेगी, रोगी हमेशा उदास रहता है, हमेशा उसे अकेलेपन महसूस होता रहता है, भूख बहुत अत्यधिक कमी, या तो भूख उसे लगती नहीं है, बहुत ज्यादा लगती, नींद या तो आती नहीं है, बहुत ज्यादा आती है, एकाग्रता की कमी रहती है, निर्णय लेने में कठिनाई है, शिरशूल है, ये सारी नॉर्मल सी बातें, कुछ खास नहीं। तो ये रहता है अनिद्रा। और ये विषाद रोग आते नहीं है कभी, स्टिल हमने एक बार पढ़ लिया है कि कभी आ गए तो हम लोग लिख लेते हैं, वैसे इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, कर ही लेते हैं इसको नोट। अब एक सेकंड, अब ये है उपसर्गजन्य व्याधियां, ठीक है, इसी के आगे दिया हुआ है रोमांटिका, मसूरिका, एक सेकंड निकालती हूँ। एक तो ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे इन्होंने, एक सेकंड बुक से बता रही हूँ मैं। उपदंश, एक तो ये उपदंश है और एक ये फिरंग रोग है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रोमांटिका, मसूरिका, उपदंश और ये फिरंग, ठीक है। तो ये उपदंश और फिरंग ना आपको मिलेगा शुक्रवह स्रोतस की व्याधियों में, पेज नंबर 419, 419 पेज नंबर निकालिए, यहाँ पे मिलेगी डिजीज आपको, उपदंश। मिल गया उपदंश। ये उपदंश और ये फिरंग रोग ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये मिल गया। आवाज नहीं आई कमलेश। यस मैम, मिल गया। अच्छा, एक मिनट, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो ये उपदंश
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसी को ध्वज भंग के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट, ये उपदंश, इसी को देखो यहाँ पे लिखा है, ये ध्वज भंग के नाम से भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्वज भंग भी इसी का पर्याय है। उसके अलावा इतने सारे दिए हुए हैं, ये उपदंश, ध्वज भंग, ये सब निदान तो वही सारे कॉमन है कि जो हमें पता ही होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, वही सब लिखा हुआ है कि अत्यधिक व्यवहार है, कि ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहे हैं, अयोग स्त्री के साथ मैथुन, ये सारी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि बेसिकली यहाँ पे जो जेनिटेलिया रीजन है, वहां पे किसी तरीके का कुछ घाव वगैरह हो जाना, कुछ शोथ वगैरह, स्वेलिंग टाइप, उस तरीके की डिजीज इन्होंने ये बता रखी है, उपदंश। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक निदान में दिया हुआ है कि लिंग प्रदेश में हस्त, नख, दांत, पैर आदि से आघात। ठीक है, लिंग प्रदेश में योग्य प्रकार से धावन न करना, कुछ इंजरी वगैरह हो गई है सर्जरी वगैरह के दौरान, इस वजह से भी। ठीक है, चतुष्पाद योनि से मैथुन, मतलब कि जो ऑलरेडी उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है कि एक रीजन ये भी मानते हैं कि जो ऑलरेडी उस बीमारी से ग्रसित है, अगर उसके साथ यहाँ पे किया जाएगा तो भी ये वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी, तो भी वो डिजीज फैलेगी। तो वही है वो चतुष्पाद योनि से मैथुन का मतलब कि उस लेडी को वो हो रखी है ऑलरेडी डिजीज। उसके बाद अपवित्र जल से लिंग का प्रक्षालन मतलब धोना। ठीक है, फिर शुक्र मूत्र आदि के वेगों का धारण, वैश्यागमन, और ये सारी नॉर्मल सी बातें, कुछ खास नहीं है। संप्राप्ति चक्र कैसे चलेगा, मेनली ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ किसी तरीके की स्वेलिंग है, किसी तरीके का घाव टाइप बन रहा है वहां पे, या कुछ पिंपल्स टाइप, कुछ घाव जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। एक्चुअली पिंपल्स तो प्रॉपरली ये जो फिरंग रोग बोला है इसमें ये बताते हैं, साइफिलिस में। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए किसी तरीके का कुछ घाव बन रहा है। तो इसमें ये मानते हैं कि वैसे तो तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली पित्त यहाँ पे मेन प्रधान माना है। तो क्या होता है, निदान का सेवन करेंगे, पित्त प्रधान त्रिदोषों का प्रकोप, या आप सिर्फ लिख दीजिए त्रिदोषों का प्रकोप। अब ये जो प्रकोपित दोष है ये क्या करेंगे, लिंग प्रदेश में स्थान संचय करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि वहां पे या तो किसी तरीके का घाव करवा देंगे, घाव नहीं भी करा रहे हैं तो शोथ की उत्पत्ति करा देंगे, स्वेलिंग करा देंगे। और इस वजह से क्या है कि देखो लिखा है व्रणोत्पत्ति की, घाव भी फिर वहां पे हो जाएगा, और यही उपदंश व्याधि है। ठीक है, एक मिनट, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि संप्राप्ति घटक क्या है इसके। ऐसे तो इन्होंने ये उपसर्ग जन्य व्याधियां बताया, उपसर्ग जन्य व्याधियां मतलब कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। स्टिल ये क्या है, शुक्रभ स्रोतस में दिया हुआ है, तो आप शुक्रभ से ध्यान रखिए इसको कि पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। और एक चीज और कि जैसे अभी हम लोग बहुत सारी व्याधियां पढ़ लेंगे ना, बहुत सारी डिजीज पढ़ लेंगे, तो उसमें क्या है कि हर आपके नहीं रह पाता, हर एक के लिए याद कर, ये वातज प्रधान है, पित्त है, यहाँ पे कफ है या त्रिदोषज है। तो इसके लिए ये इजी से ट्रिक ये रहती है कि जैसे जो डिजीज में पढ़ाती जाऊं तो आप कॉलम बना के रखिए नोटबुक में, वात, पित्त, कफ। तो जो आज जैसे हमने पढ़ी तो आप उसको डाल दीजिए कि ये वातज के अंडर आती है, पित्तज में आती है, कफज में आती है। एक सेकंड रुक जाओ, या ये त्रिदोषज व्याधि है, तो आप ना डेली का डेली इसको उस कैटेगरी के अंडर डालते रहिएगा। तो ऐसा होगा ना कि लास्ट में जब सारी डिजीज हो जाएंगी तो आपके पास एक टेबल टाइप बन के तैयार हो जाएगी, तो आपको इससे याद करना इजी पड़ेगा कि वातज कौन कौन सी थी, पित्तज कौन कौन सी थी। डिजीज में कभी भी सब कुछ याद नहीं करना होता है, बस संप्राप्ति पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किस दोष का मेन इन्वॉल्वमेंट है, प्लस कौन सी स्रोतस की है।
पूरी कहानी अपने आप पेपर में बन जाती है। पैथो तो सबसे इजी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स में से मिला के, चरक, और वैसे तो चरक भी इजी है, स्टिल रसशास्त्र, भेषज और ये द्रव्य गुण सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो यही है, रोग निदान ही है सबसे इजी, पैथो ही होता है। तो इसको यही ट्रिक है इसकी, सबसे इजी। डिजीज से तो फालतू ही सब डरते हैं, मेन यहाँ पे संप्राप्ति ध्यान रखेंगे, दोष कौन सा है और स्रोतस कौन सा है, बस। बाकी पूरी कहानी आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। दोष यहाँ पे रस, रक्त, लसिका लिख दीजिए, या लिख दीजिए कि शुक्र व स्रोतस की है तो शुक्र दूषित हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्रोतस वही है, रक्त व शुक्र व मुरित व पुरुष व, सॉरी, रक्त, शुक्र और मूत्र व, ठीक है। अधिष्ठान क्या है, जननेन्द्रिय, मतलब कि वही जेनेटेरिया इसका अधिष्ठान है कि यहाँ पे ये हो रही है। उसके अलावा बस श्रोत दृष्टि वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब उपदंश के यहाँ पे भेद बताए हुए हैं, वातज, कफज, पित्तज, सन्निपातज और रक्तज, ठीक है। पूर्व रूप में पूर्व रूप छोड़ दीजिए, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। सामान्य लक्षण है, अब हम अकेले अकेले वाले देख लेते हैं कि वातज उपदंश अगर हुआ तो लिंग प्रदेश में कृष्ण वर्ण का स्पोट, स्पोट मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ पिंपल टाइप, पेप्यूला जिसे कहते हैं उस टाइप का कुछ, ठीक है। तोद व्रत, स्फुरण व्रत वेदना, ठीक है। तोद व्रत मतलब सुई चुभने की सी, स्फुरण व्रत मतलब ब्रेकिंग पेन जो होता है उस टाइप का कुछ पेन, ठीक है। लिंग प्रदेश की त्वचा का स्फुटन होना कि वहां पे फट रही है स्किन, कठोर शोथ होगा, स्वेलिंग एकदम हार्ड रहेगी। पित्तज कैसा है, पीत वर्ण का स्फोट होगा, अधिक मात्रा में क्लेद निकलेगा, ज्वर की उत्पत्ति होगी, बहुत दाह होगा और शीघ्रता से वहां पे लिंग प्रदेश में पाक होगा। कफज में क्या है कि श्वेत वर्ण के घने और मोटे स्फोट होंगे, स्फोट में कंडू होगा, श्वेत वर्ण का श्राव निकलेगा और कफज वेदनाएं होंगी कि जो कुछ भी कफ में हम महसूस करते हैं। अब रक्तज में क्या दिखेगा कि मांस की जैसे स्फोट की उत्पत्ति हो जाएगी, वहां पे रक्त का स्राव होता रहेगा और पित्तज